रुद्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल पे क्लास 10वीं का वीडियो भी डाल रहा हूँ रिकॉर्ड करके, जिसमें कि आप लोग चैप्टर 1 आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। चैप्टर 1 के कुल 4 वीडियो हैं और उन चारों वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप से या सब्जेक्टिव टाइप से दोनों स्तर से हम उसको कम्प्लीटली समाप्त कर चुके हैं। आज जो हमारा ये 5वां वीडियो है, ये 5वां वीडियो हमारा बायोलॉजी के ही सेकेंड चैप्टर जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है, जिसको हम लोग श्वसन कहते हैं, उसके ऊपर है। तो हम लोग आज का जो चैप्टर है ये श्वसन को हम लोग देखेंगे। श्वसन को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। आखिर श्वसन का हमारे शरीर में क्या काम है, सीधी सी भाषा में अगर हम श्वसन को समझने का प्रयत्न करें तो श्वसन ऑक्सीजन का शरीर के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना, इसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन हमारे शरीर में गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर आया, इस बीच क्या प्रोसेस हुआ, इस बीच की क्या प्रक्रिया है, उन सब को ही हम इस चैप्टर में पूर्णतः अध्ययन करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि कौन से जीव किस प्रकृति के श्वसन करते हैं, उनका श्वसन अंग क्या है, वो श्वास नली के द्वारा श्वास लेते हैं या फिर पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है, वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है। तो जितना भी इस चैप्टर में जो भी सिलेबस होगा हम उसको अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा ये सेकेंड चैप्टर है और चैप्टर का हमारा नाम है श्वसन, रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले यही सवाल बनेगा कि श्वसन हम लोग किसको कहेंगे। अगर आम भाषा में हम लोग बोलें तो श्वसन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। यह प्रोसेस है जब जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद यह ग्लूकोज का विखंडन कर उससे ऊर्जा का निर्माण करता है, इसी को हम लोग कहते हैं श्वसन। अगर सीधी सी भाषा में हम लोग समझना चाहें तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अभिक्रिया होगा ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद इस ग्लूकोज का विखंडन जो है यह ऑक्सीजन करता है और विखंडन करने के बाद हमें प्राप्त होता है ऊर्जा। वह ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर किस रूप में संचित होती है, कैसे रहती है, उन सब को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं। वैसे तो हम डेफिनेशन आपको बता चुके हैं कि श्वसन जीवों में एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया है और इस जैविक प्रक्रिया का मूल काम होता है, इस जैविक प्रक्रिया का मूल काम होता है जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज, जो कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े, फर्स्ट चैप्टर हमारा पोषण था। पोषण में हम लोग देखें कि जब भोजन का पाचन पूर्णतः हो जाता है तो पाचन के बाद जिस खंड का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे हमें मिलेगी हमारे शरीर के अंदर, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये है ग्लूकोज आपका। ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे, ये दोनों इनपुट होगा हमारे लिए। ग्लूकोज भी हमारे लिए इनपुट है, ऑक्सीजन भी हमारे लिए इनपुट है। तो आउटपुट के रूप में हमें मिलता है एनर्जी और यह एनर्जी जो है हमारे शरीर के अंदर एटीपी के रूप में संचित होता है। एटीपी के रूप में यह हमारे शरीर के अंदर संचित रहता है। इसमें देखिए, इसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन का विखंडन करती है और ऊर्जा प्राप्त करती है। यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त किसको हो रहा है, तो ऊर्जा प्राप्त होता है कोशिकाओं को। ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है, तो ऊर्जा संचित रहता है एटीपी के रूप में। तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन लेकर भोजन अर्थात ग्लूकोज का विखंडन करती है। ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होता है और यह ऊर्जा, यह एनर्जी हमारे शरीर के अंदर एटीपी के रूप में संचित रहता है। इसको ही हम लोग बोलेंगे श्वसन। तो आप हेडिंग डालिएगा, पहला सवाल श्वसन किसको बोलेंगे, और वहां हेडिंग में एरो देखिए, आंसर आपको लिखना है। आंसर लिखना है
श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है, ये बहुत छोटा सा डेफिनेशन हो जाएगा श्वसन को परिभाषित करने के लिए, तो मैं जो आप लोगों को लिखवा रहा हूं आप उसको नोट कीजिएगा। श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन लेकर, श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज का विखंडन करता है। ग्लूकोज के विखंडन के पश्चात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग श्वसन कहेंगे। उसके बाद हमारे शरीर में अगर हम लोग बात करें तो एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है। ये जो आपको एटीपी दिख रहा होगा, ये हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं का ये एक प्रकार का रासायनिक, मतलब इन सभी कोशिकाओं के लिए जो आवश्यक रासायनिक ऊर्जा होती है, उन रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक जो है वो एटीपी ही होता है। तो सेकेंड पॉइंट आपको नोट करना है कि एटीपी हमारे शरीर में समस्त जैव कोशिकाओं के लिए रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक के रूप में काम करेगा, एटीपी। उसके बाद एटीपी को हम लोग जैव ऊर्जा भी कहते हैं। जैव ऊर्जा हम लोग एटीपी को इस कारण से कहेंगे क्योंकि हम मतलब जितने भी जीव हैं उन जीवों के अंदर जो ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के रूप में ही मिलती है। इस कारण से एटीपी को हम लोग जैविक ऊर्जा या जैव ऊर्जा भी कहते हैं। एटीपी के उत्पादन की अगर हम बात करें तो एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटीपी का उत्पादन कैसे होता है, तो हम लोग देख चुके हैं कि एटीपी के उत्पादन के लिए जो कोशिका है, जो सेल होगा, ये हमारा कोशिका है, जो कोशिका है वो उपयोग करती है ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का विखंडन किसकी उपस्थिति में होगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का विखंडन होगा, तब जाके हमें प्राप्त होता है एटीपी। इस कारण से हम लोग ग्लूकोज को कहते हैं कोशिकीय ईंधन। अब कोशिकीय ईंधन क्यों कहेंगे ग्लूकोज को, क्योंकि इसी ग्लूकोज के विखंडन के पश्चात हमें प्राप्त हुआ एनर्जी, वह एनर्जी किस रूप में है, एटीपी के रूप में। तो जैसे पेट्रोल के लिए बाइक के लिए फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में काम करता है पेट्रोल, चार पहिया वाहन के लिए फ्यूल के रूप में काम करता है डीजल, जिससे कि उसे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुआ, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त हुआ ग्लूकोज से। इस कारण से ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन। इसके बाद जो आपका श्वसन है, श्वसन, इसमें आप देख सकते हैं ऊर्जा की जो मुद्रा है वह एटीपी है। हम लोग देख चुके हैं एटीपी ही समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है। हम ऊपर आप लोगों को बता चुके हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा। एटीपी को हम लोग जैव ऊर्जा भी कहते हैं, ये भी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। एटीपी जैव ऊर्जा कहलाएगा, जबकि ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन कहते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट भी आप लोगों को नोट कर लेना है। इस समय देख लीजिए, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज, जब हम लोग खाना खाए, उस खाना का पाचन हुआ, पाचन के बाद ग्लूकोज बना, और उस ग्लूकोज को ग्रहण कर, मतलब वो ग्लूकोज बनने के बाद कोशिका के पास पहुंचा। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण किए, वह ऑक्सीजन भी कोशिका के पास पहुंचा, उस ग्लूकोज का विखंडन हुआ, तब जो हमारे शरीर में एनर्जी होगा वो फुल इस प्रकार से भरा हुआ होगा। लेकिन अगर हम उस ऊर्जा का निरंतर उपयोग करते रहे और ऊर्जा का उपयोग करने के साथ साथ अगर हम भोजन ग्रहण करने में लेट कर दें या हमें श्वास लेने में तकलीफ हो, मतलब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए या फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो दोनों स्थिति में जो एटीपी है हमारे शरीर के अंदर कम होने लगता है। और इसके कम होने का कारण है कि हमारे शरीर में या तो ग्लूकोज की कमी है या तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। अगर एटीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का जो फुल फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं एटीपी क्या है, एटीपी कैसे बना,
एटीपी बना ग्लूकोज के विखंडन से। ग्लूकोज का विखंडन कौन किया? तो ग्लूकोज का विखंडन करता है ऑक्सीजन। अगर इसके समीकरण की हम बात करें कि ऑक्सीजन में हमारे बॉडी में जो श्वसन हुआ, श्वसन किस प्रकार से होगा? ये C6H12O6 ये आपका है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के कण होते हैं। ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H12O6। और अब इस ग्लूकोज की मुलाकात होती है ऑक्सीजन के कण से। इस ग्लूकोज की जो मुलाकात होगी वो होगी ऑक्सीजन के कण से, और ऑक्सीजन के कण से मिलने के बाद ये जो सबसे प्रमुख चीज बनाता है वह बनाता है ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा है यही ऊर्जा रहता है एटीपी के रूप में। ये जो ऊर्जा बना यही ऊर्जा किस रूप में रहेगा? एटीपी के रूप में। ऊर्जा के साथ साथ ये बनाता है जल, और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे शरीर के लिए जल भी आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा भी आवश्यक है। ये दोनों चीजें कोशिकाओं के पास उपस्थित होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह परिवहन करते हुए कोशिकाओं से पहुंचेगा फेफड़ा में। फिर फेफड़ा इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित कर देती है। तो श्वसन की क्रिया में हम लोग क्या देखें कि ग्लूकोज की मुलाकात जब ऑक्सीजन से होती है तो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज का विखंडन करती है। विखंडन करने के पश्चात ऊर्जा बनेगा। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में होगा। ऊर्जा के साथ साथ जल के कण बनते हैं, और इसके साथ साथ CO2 बनता है। ऊर्जा और जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो ये हमारे शरीर में ही रहेगा, और CO2 परिवहन करते हुए हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा। तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। सबसे पहला सवाल, श्वसन क्या है? श्वसन किसको कहते हैं? श्वसन जीवों में एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन अर्थात ग्लूकोज का विखंडन करती है और ऊर्जा प्राप्त करती है। ये जो ऊर्जा है हमारे शरीर में एटीपी के रूप में रहता है। इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसको बना लेना है आप लोगों को। ये एक प्रकार का सेल है, ये सेल हो गया। एक कोशिका के अंदर मौजूद है ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों इनपुट होगा हमारे लिए, क्योंकि ये कोशिकाओं में पहुंच रहा है। और कोशिका आउटपुट क्या दे रही है? कोशिका आउटपुट देती है एनर्जी को, कोशिका आउटपुट देती है एटीपी को। तो ये दोनों हमारे लिए इनपुट है और ये हमारे लिए आउटपुट है। इसके बाद ऊर्जा की मुद्रा एटीपी, द करेंसी ऑफ एनर्जी, मतलब एटीपी को हम लोग ऊर्जा की मुद्रा भी बोल सकते हैं। जैसे हमें अगर कुछ सामान लेना हो तो उस सामान को लेने के लिए हमें मुद्रा देना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे मांसपेशियों को कार्य करवाने के लिए हमें एटीपी देना पड़ता है, तभी मांसपेशी कार्यरत रहेगी। तो ऊर्जा की मुद्रा हम लोग एटीपी को बोलेंगे। ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये चित्र नहीं बनाना है, चित्र बनाना कोई आवश्यक नहीं है, हाँ इसको बना लीजिएगा आप लोग। उसके बाद एटीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। श्वसन क्रिया की समीकरण को ये भी नोट कर लेना है आप लोगों को कि ग्लूकोज का एक कण जब ऑक्सीजन के 6 कण से अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 कण या 6 अणु प्राप्त होते हैं, जल के भी 6 अणु प्राप्त होते हैं, तथा हमें प्राप्त होता है ऊर्जा जो कि रहता है एटीपी के रूप में। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए हम इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अगर बात करें कि इस श्वसन को हम लोग एक और नाम से जानेंगे जिसको हम लोग कहेंगे कोशिकीय श्वसन। अब आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि इसको हम कोशिकीय श्वसन क्यों बोलेंगे, कोशिकीय श्वसन बोलने का कारण क्या है? इसमें हम लोग कह सकते हैं कि श्वसन की जो क्रिया है उसमें जो ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण होता है या फिर ग्लूकोज अणु का जो विखंडन होता है ऑक्सीजन के द्वारा, वह कोशिकाओं में होता है।
कोशिकाओं में होने के कारण ही इस श्वसन को, श्वसन की क्रिया को, श्वसन के प्रोसेस को हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें श्वसन के प्रकार की, कि श्वसन कितने टाइप का होता है, श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है, तो श्वसन के मूल रूप से 2 टाइप होते हैं, जिसमें आपका पहला जो है वो है अवायवीय श्वसन और दूसरा जो है वो है वायवीय श्वसन। अब अवायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है, तो दोनों को हम लोग देखते हैं। तो जो अवायवीय श्वसन होगा वह होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और जब हम लोग अवायवीय श्वसन करते हैं तो इस समय क्या होगा, हमें बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी मिलेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है नो एयर, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जब अवायवीय श्वसन होता है एनर्जी बहुत ही कम हमें प्राप्त होगा, जबकि वायवीय श्वसन के दौरान एनर्जी हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग नोट करते चलेंगे, यहाँ आप लोग नहीं लिखिएगा, हम आगे इसका एक एक करके डिफिनेशन देखेंगे दोनों का, लेकिन दोनों में मूल अंतर क्या है उस अंतर को समझ लीजिए कि जो अवायवीय श्वसन होगा वो हमेशा और हमेशा होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन जब अपर्याप्त मात्रा में है। अगर ऑक्सीजन बहुत कम भी मिल रहा है हमें तभी अवायवीय श्वसन ही होगा। अगर ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, जितना हमारे शरीर को आवश्यक है, उस समय जो श्वसन होता है उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन हमें हाई एनर्जी प्राप्त करता है, यानी कि उच्च मात्रा में ऊर्जा हमें देगा, जबकि अवायवीय श्वसन जो है ये हमें लो एनर्जी प्राप्त करता है, बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी हमें प्रोड्यूस करता है। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि अवायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है। तो अवायवीय श्वसन की बात करें, यह श्वसन का प्रथम चरण होता है। जैसा आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग वायवीय श्वसन भी करेंगे, वायवीय श्वसन होने से पहले अवायवीय श्वसन तो हमारे शरीर में होता ही है। यह श्वसन का प्रथम चरण है। इस चरण में क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। आंशिक विखंडन की अगर हम बात करें तो किसी मैटर से, किसी पदार्थ से अगर हम लोग ज़्यादा ऊर्जा निष्कासित करने में सक्षम हैं, ज़्यादा ऊर्जा निष्कासित करने में सक्षम है, तो जैसे आप यहाँ से उदाहरण देख सकते हैं कि जब हम किसी कपड़े को पानी में भिगो दिए, पानी में भिगोने के बाद क्या होता है कि भिगोए हुए कपड़े को हम लोग हाथ से गाड़ते हैं। जब आप लोग हाथ से उसको ऐंठिएगा तो उस समय भी पानी निकलता है उस कपड़ा से, और उसी कपड़ा को जब हम वॉशिंग मशीन में डालकर वहाँ से जब उसके पानी को निकालते हैं तो दोनों में बहुत अंतर होता है। हाथ से जब हम कपड़ा से पानी निचोड़े तो लगभग 50% पानी बाहर आया, 50% नमी के रूप में कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा भीगा हुआ रहता है। वही वॉशिंग मशीन से जब उस कपड़े को निचोड़ा जाता है तो उसमें 75 to 80% कपड़ा जो है वहीं सूख जाता है, 20% के लिए ही हमें धूप में देना पड़ता है। तो वैसे ही स्थिति होती है वायवीय में। वायवीय में जब ग्लूकोज कोशिका में पहुंचता है तो उस समय भी उस ग्लूकोज का विखंडन होगा, लेकिन एनर्जी हमें बहुत कम प्राप्त होती है। बहुत कम प्राप्त होने का कारण है कि उस ग्लूकोज का विखंडन नहीं हो पाया सही से। विखंडन नहीं होता है, इस कारण से हम लोग बोलते हैं कि ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। अब आंशिक विखंडन का कारण क्या है, आंशिक विखंडन का कारण क्या है, विखंडन कर रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वहाँ अनुपस्थित है या अपर्याप्त मात्रा में। यहाँ आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसमें नहीं है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या अपर्याप्त मात्रा में उपस्थिति, अपर्याप्त मात्रा में उपस्थिति के कारण होता है। अगर लोकेशन की बात करें, लोकेशन का मतलब अवायवीय श्वसन कहाँ होगा, अवायवीय श्वसन होता है कोशिका द्रव के अंदर। जैसे कि ये एक है कोशिका, ये एक कोशिका है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, या फिर इसी को बोला जाएगा कोशिका भित्ति। कहीं पे कोशिका भित्ति हम लोग बोलते हैं, कहीं पे कोशिका झिल्ली हम लोग बोलते हैं। ये जो सतह आपको दिख रहा है, ये सारा, ये जो रिक्त स्थान है, ये मतलब इन सभी संरचनाओं को छोड़कर, ये जो डॉट है, ये डॉट है, ये है, इन संरचनाओं को छोड़कर जो ये रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, ये वाला रिक्त स्थान, इन्हीं रिक्त स्थान को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव, और ये कोशिका में होती है।
ये आपका सेंटर हो गया, न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको हम लोग बोलेंगे। ये हो गया कोशिका का केंद्रक, न्यूक्लियस, सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं। और ये जो रिक्त स्थान है, यही रिक्त स्थान कहलाती है कोशिका द्रव। इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म भी इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसी स्थान पे अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसमें देखिए क्या बोला गया, पार्टिकल ब्रेक डाउन मीन लेस एनर्जी इज रिलीज। पार्टिकल को तो ब्रेक करेगा ही, लेकिन एनर्जी जो है वो लेस होगा, मतलब बहुत कम मात्रा में हमें एनर्जी प्राप्त होता है। तो अवायवीय श्वसन के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, यह श्वसन का प्रथम चरण है। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में उपस्थिति के कारण होता है। लोकेशन की बात करें, आप लोग लोकेशन नहीं, एरो दे के सीधा लिखिएगा कि यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव क्या है, तो आप ये कोशिका का संरचना है, आपको क्लास 9th के बायो में पढ़ाया गया होगा कोशिका के बारे में। तो यह कोशिका का संरचना है। ये जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति हम लोग बोलते हैं। और ये बीच का जो रिक्त स्थान है, इन सभी रिक्त स्थान को ही हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। तो कोशिका द्रव में ही हमारा होता है अवायवीय श्वसन। अब अवायवीय श्वसन जो है वो मात्र 2 एटीपी प्रति ग्लूकोज अणु हमें एनर्जी प्राप्त करता है। इसका मतलब अगर एक ग्लूकोज के अणु का विखंडन किया जाएगा तो मात्र हमें 2 एटीपी ऊर्जा ही प्राप्त होगा, जबकि वायवीय श्वसन में इतना कम नहीं होता है। वायवीय श्वसन में बहुत ज़्यादा होता है, उसमें लगभग 36 से 38 एटीपी हमें प्राप्त होगा। जब वायवीय श्वसन होगा, वायवीय श्वसन उस जगह पे अगर इसी कण का विखंडन किया जाएगा लगभग 38 एटीपी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में हमें मात्र 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो आप देख सकते हैं 19 गुना कम ऊर्जा हमें प्राप्त हुआ अवायवीय श्वसन के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग ये देख चुके हैं कि जो अवायवीय श्वसन है वो पूरा कहाँ पे होगा, कोशिका द्रव में। अब यहाँ पे ग्लूकोज के एक अणु का विखंडन हुआ, हमें ऊर्जा कितना मिला, 2 एटीपी। अब हमें पता है कि 2 एटीपी ऊर्जा ही क्यों मिल रहा है, तो 2 एटीपी ऊर्जा मिलने का कारण है कि ये जो ग्लूकोज के कण थे, इस कण को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, इसका विखंडन नहीं होगा। हाँ, ये हम मान रहे हैं कि उसका विखंडन नहीं हो रहा है, लेकिन ऊर्जा तो है ना इसमें जो ऊर्जा बचा वो कहाँ जाएगा। जबकि अगर हम बात करें वायवीय श्वसन की, तो वायवीय श्वसन कैपेसिटी रखता है कि वह 38 एटीपी ऊर्जा निकाल सकता है। 38 एटीपी अगर इसी ग्लूकोज के कण को पर्याप्त मात्रा में हम ऑक्सीजन दे दें, इसी को दे दें हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, इसी को हम क्या करें, पर्याप्त मात्रा में अगर हमें O2 दे दें, तो यही हमें 38 एटीपी ऊर्जा निकाल के देगा, 38। लेकिन जब इसके पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा, ये मात्र 2 एटीपी ऊर्जा दे रहा है, तो शेष 36 कहाँ गया। इसके पास कैपेसिटी है निकालने का, बस निकलवाने वाला नहीं है। अब वो जो शेष 36 एटीपी होगा वह पाइरूवेट में संचित रहता है। वह शेष 36 एटीपी ऊर्जा जो हमें नहीं मिल पाया अवायवीय श्वसन में, वह पाइरूवेट में संचित रहता है। अब पाइरूवेट की घटना क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ये जो पाइरूवेट आपको दिख रहा है, इस पाइरूवेट में अब पहुंच गया ग्लूकोज के कण। अब अगर इसी पाइरूवेट में जो घटना हो रही है, ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित है, यह घटना ईस्ट में होगी। कहाँ पर होती है, ईस्ट में। अब जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, कोशिका के अंदर ही, कोशिका द्रव में, कोशिका के अंदर ही कोशिका द्रव में अब जो पाइरूवेट की घटना होगी वह 3 प्रकार से होती है। पहली घटना में ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, जीरो, एकदम जीरो। जब पाइरूवेट में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा, इस समय जब ग्लूकोज का विखंडन होगा तो बनेगा हमारे शरीर में इथेनॉल, तो बनेगा हमारे शरीर में CO2। और यह घटना ईस्ट में होती है। कहाँ पर होगी, ईस्ट में।
और इस घटना को घटने के बाद जो क्रिया है वह क्रिया किण्वन कहलाती है, किण्वन। और इसी किण्वन की क्रिया के द्वारा हम लोग एल्कोहल का निर्माण करते हैं। जो आप लोग एल्कोहल या फिर दारू जो पीने में यूज होता है, उस एल्कोहल का निर्माण किण्वन की क्रिया के द्वारा ही होता है। तो पहला आप लोग इसको इस प्रकार से नहीं बनाइएगा, आप नोट करिएगा। यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा पाइरूवेट में होने वाली घटनाएं। यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है पाइरूवेट में होने वाली घटनाएं, और उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और उसमें एरो देकर लिखना है कि अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति आप लोग पहला पॉइंट दे दिए। अब इसमें दो से तीन पॉइंट में इसका आंसर आपको लिखना है। पहला आंसर आपको लिखना है कि यह घटना ईस्ट में होती है। घटना कहाँ पे होगा? मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूंगा कि पाइरूवेट क्या है, ईस्ट क्या है। अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा मसल्स आ रहा है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है, ये सब है क्या? जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तब ये मसल्स में घटना होता है। जब ऑक्सीजन उपस्थित है पूरा, मतलब जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना ऑक्सीजन अगर हमें मिल रहा है, तब यह घटना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम ये भी देखेंगे ईस्ट क्या है, पाइरूवेट क्या है, मसल्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। पहले आप नोट्स बनाते चलिए। पाइरूवेट में होने वाली घटनाएं, पहला घटना आपको लिखना है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। उसमें पहला पॉइंट देना है यह घटना ईस्ट में होती है। फर्स्ट पॉइंट लिखने के बाद सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है इस घटना के पश्चात इथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सेकेंड पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट नोट करिएगा कि इससे होने वाली घटना को, इससे होने वाले प्रोसेस को हम लोग किण्वन कहते हैं। इस घटना को हम लोग किण्वन कहते हैं, किण्वन। पहला आप लोगों ने नोट कर लिया। फिर दूसरा हेडिंग देना है, और दूसरा में आप लोग लिखिएगा ऑक्सीजन के अभाव में। यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, ऑक्सीजन था ही नहीं, जीरो था ऑक्सीजन। दूसरा घटना जो है वह है ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ पर हेडिंग दे दिए। अब फर्स्ट एरो आप लोग लिखिएगा कि ऑक्सीजन के अभाव में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। फर्स्ट पॉइंट लिख लिए। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा यह घटना मसल्स यानी कि मांसपेशियों में होती है, यह घटना मांसपेशियों में होती है। सेकेंड पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया। थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा इस घटना के पश्चात हमारे मांसपेशियों में तनाव आता है, क्रैम्प्स हम लोग जिसको बोलते हैं। लगेगा जैसे मांसपेशी ऐंठ रहा है कोई पकड़ के। अगर मान लीजिए इस प्रकार से हमारा हाथ है, लगेगा मांसपेशी को कोई ऐसे पकड़ के इस प्रकार से ऐंठ दिया है, पूरा ऐंठ दिया है। तो तीसरा पॉइंट आप लोगों को नोट करना है कि मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है, मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है। आप लोगों ने ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का घटना लिख लिया, ऑक्सीजन के अभाव का घटना लिख लिया। अब नंबर 3 देके लिखिएगा, नंबर 3 देके ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति हेडिंग देना है नंबर 3 देकर। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है यह घटना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यह घटना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है। सेकेंड पॉइंट एरो देके लिखना है फिर इस घटना के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है अवायवीय श्वसन। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अवायवीय श्वसन, यह श्वसन का प्रथम चरण है। अब इसमें जो ग्लूकोज का है आंशिक विखंडन होगा। आंशिक विखंडन मतलब ग्लूकोज पूरा टूटा नहीं। जब पूरा टूटा ही नहीं तो ऊर्जा नहीं मिलेगा ठीक ठाक, तो ऊर्जा हमें मात्र 2 ATP मिलता है। अब यह आंशिक विखंडन ऑक्सीजन पूरा नहीं मिला इस कारण से हो रहा है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में होने से यह घटना कोशिका द्रव में होती है। उसके बाद
इसको हम लोग लिख चुके हैं। हमारा अवायवीय श्वसन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमारे सिलेबस में वायवीय श्वसन, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन कैसे होगा, बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन कैसे होगा, कीट पतंग और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो हम लोग जो है उसको कल की क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, मेरा कंटेंट सही लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।